बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है तुम नौकरी के बहाने ये ऐशा करने जाती हो, मेरे शौहर ने चटक कर कहा तो मैंने बेयकीनी से उसे देखा। उसके साथ इतने साल गुजार लेने के बाद भी ये सब सुनना मेरे लिए सुहाने रूह था, वो भी उस शख्स के मुंह से जो मेरा शौहर और मेरे बच्चों का बाप था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैंने अपने शौहर को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मेरे शौहर की आंखों और चेहरे पर बेएतबारी देखकर बढ़ गए। जानता हूं मैं सब, तुम कितने पानी में हो। इतना कहकर वो कमरे में घुस गया तो मैंने आंसू पोंछकर अपने बच्चों को देखा जो हमें लड़ते हुए देख रहे थे और यकीनन अफसुर्दा और सहमे हुए थे। मैंने खुद को संभाल कर उनको पुचकार कर नाश्ता करवाया और फिर तैयार करके उन्हें स्कूल भेजकर खुद भी तैयार होकर बैंक के लिए निकल गई। आज मेरा शौहर मुझे बैंक में छोड़ने नहीं जा रहा था। जिंदगी कभी कभी इंसान से ऐसे गहरे इम्तहानात लेती है जो इंसान की जिंदगी बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जिसके बाद मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। मेरी और अहमद की शादी दोनों घरानों की बाहमी रजामंदी से हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी दो नंदे और एक ससुरी थे, जबकि मेरी सास का इंतकाल काफी अर्सा पहले हो चुका था। यह रिश्ता एक जानने वाले के तवस्सुत से हुआ था और किसी को कोई एतराज नहीं था, तो जल्द ही शादी भी कर दी गई। मैं और अहमद दोनों ही पढ़े लिखे थे और हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी, तो हमें यकीन था कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन हर यकीन दुरुस्त साबित हो ये जरूरी भी नहीं होता। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा और उसके 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई, जिसके बाद हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजर रही थी। अहमद की अपनी नौकरी थी जिससे अच्छा गुजर बसर हो रहा था। मेरी दोनों नंदें शादीशुदा थीं, जो अपने बच्चों के स्कूल जाने की वजह से कम ही हमारे यहाँ आती थी। उनके शौहरों को भी अपनी बीवियों को ज्यादा मैके जाना पसंद नहीं था, इसलिए भी उनका आना जाना कम ही होता था। जिंदगी का निज़ाम यूं ही रवा दवा था जब मेरे ससुर यानी अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया और हम पर मौजूद हमारे वाहिद बुजुर्ग का साया भी उठ गया और यूं हमारे घर में बस मैं, मेरा शौहर और हमारे 2 बच्चे ही रह गए। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि मामूल के मुताबिक चलती रहती है। हमें भी मेरे ससुर के जाने का दुख तो था, लेकिन दस्तूर दुनिया के मुताबिक हमारी जिंदगी भी गुजरती ही जा रही थी। हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरा बेटा 7 साल का, जबकि बेटी 5 साल की थी। हमने उन्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके। मैं सारा दिन घर संभालती और अहमद सारा दिन अपने काम पर होता। मेरे माँ बाप इस अरसे में वफात पा चुके थे और मैं भी अपने मैके कम ही जाती थी कि भाभीियों का रवैया पहले से काफ़ी बदल गया था। इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार, मुतमईन और हंसी खुशी गुजर रही थी कि अचानक एक हादसे ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। हुआ कुछ यूं कि ऑफिस वालों ने अहमद पर गबन का इल्ज़ाम लगाकर उसे कंपनी से निकाल दिया। ये इल्ज़ाम झूठा था और किसी ने अहमद से हसद के नतीजे में लगाया था, लेकिन अहमद खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। उसने बेतहाशा सफाइयां दी, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, जिस पर उसे मुजरिम मानकर ऑफिस से निकाल दिया गया और सिर्फ इतना फेवर दिया गया कि उसको पुलिस के हवाले नहीं किया गया। अहमद अब घर बैठ गया था। फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर ऑफिस से निकाले जाने के कुछ दिन बाद अहमद ने कई जगहों पर अप्लाई किया था और इंटरव्यू देने भी गया, लेकिन हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि उसे गबन के इल्ज़ाम में कंपनी से निकाला गया है और इस इल्ज़ाम के साथ कोई भी उसे अपनी कंपनी में जॉब देने को तैयार नहीं था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मेरे भाइयों और अहमद के बहनोइयों ने भी उसकी किसी किस्म की कोई मदद न की, जिस पर वो ना सिर्फ चिड़चिड़ा होता चला गया बल्कि सबसे बददिल भी हो गया। अब वो आए दिन बात बात पर गुस्सा करता और वो गुस्सा मुझ पर और हमारे बच्चों पर निकालता। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, मगर वो मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता या फिर मुझे ही डपट कर रख देता। बच्चों के स्कूल से फीस का नोटिस आ गया, लेकिन हमने बहाना बना दिया था कि अगले 2 महीनों की फीस इकट्ठी जमा करवा देंगे। बहाना बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था कि हमारे घर में फाके हो रहे थे। ऐसे में हम फीसें कहाँ से अदा करते। मजीद 1 महीने बाद फीस ना अदा करने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर मैं बेहद परेशान हो गई थी। अहमद इस सबसे उकताकर नौकरी ढूंढना छोड़ चुका था, जिस पर मैं मजीद परेशान हो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। और सबसे बढ़कर अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं था। चंद एक पैसे बचे थे जिनसे बस 2 दिन का खाना बन पाता। मैं अहमद की तरफ से नाउमीद हो गई तो मैंने खुद नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, जिस पर अहमद ने कोई एतराज़ न किया और मैंने भी सुख का सांस लिया। मैं पढ़ी लिखी थी और मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था। यही वजह थी कि इंटरव्यू के बाद मुझे नौकरी दे दी गई, जिस पर मैंने सुख का सांस लिया कि अब नौकरी मिल गई है तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तनख्वाह एडवांस में नहीं मिली थी,
जिस पर मैंने अपनी सहेली से चंद पैसे उधार ले लिए ताकि महीना आराम से गुजर सके। घर आने के बाद मैंने ये खुशखबरी अहमर को सुनाई थी। मैं अब रोज़ तैयार होकर बैंक जाती जहां मुझे नौकरी मिली थी। मैं वहां अब काम करने लगी थी और वहां काम करने से मैं मुतमईन भी थी। मुझे बैंक में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेरी नौकरी ऐसी थी कि इंसान को खुद को वेल ड्रेस्ड और ग्रूम रखना पड़ता है ताकि कस्टमर्स पे अच्छा तासुर पड़े। यही वजह थी कि मैं काफ़ी तैयार होकर बैंक में जाती थी। लेकिन मेरी इस तैयारी को अहमद ने न जाने कौन सा रूप दे दिया और वो मुझ पर शक करने लगा। वो बात बात पर मुझे मेरी तैयारियां जताता और कहता कि मैं नौकरी के बहाने कुछ और करती हूँ और इतना तैयार होकर जाकर अय्याशियाँ करती हूँ। मैं अहमद की ऐसी सोच पर हैरान होने के साथ साथ अफसुर्दा भी हो जाती थी। वो अच्छे से जानता था कि किन हालात में मुझे नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ा, मगर फिर भी वो मुझे ताने देने और मुझ पर शक करने से बाज नहीं आता था, जिस पर मैं मजीद गमगीन हो जाती थी। मेरा शौहर अहमद ही मुझे बैंक छोड़ने और बैंक से लेने चाहता था। सब कुछ उसके सामने ही था, फिर भी उसका मुझ पर शक करना मुझे बेबस और उदास कर देता था। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। नौकरी छोड़ती तो रोज़गार ख़त्म हो जाता और नौकरी पर जाने से अहमद का शक मुझ पर बढ़ता जा रहा था। लगता ही नहीं था कि ये वही अहमद है जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता था कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। वो शादी के इतने सालों बाद बिल्कुल बदल गया था। मैं जो अक्सर दूसरों के शौहरों की तंग नज़री और शक पर हैरान होती थी, अब खुद अपने शौहर का ऐसा रवैया बर्दाश्त कर रही थी। तो एहसास हो रहा था कि वो सब ख़वातीन कितने जहनी दबाव और टेंशन में रहती होंगी जिनके शौहर उन पर शक करते होंगे। उस दिन भी मेरी और अहमद की सुबह सुबह बहस हो गई थी। आज भी वो मुझे मेरी तैयारी पर ताने मारने और मुझ पर शक करने से बाज नहीं आया था, जिस पर मैं बेहद गमगीन थी और यूं ही उदास सी बैंक चली आई थी। सारा दिन काम करते हुए मेरा थकन से बुरा हाल था। मैं कुछ देर के लिए आराम करने रेस्टरूम में चली गई। जहां जाते ही मेरी नज़र एक कपल पर पड़ी। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे कुलीग थे जो यहाँ बैंक में ही काम करते थे। उसका मियाँ उसके लिए फिक्रमंद होता कुछ पूछ रहा था, जिस पर वो नरमी से उसे तसल्ली दे रही थी। ये सब देखकर बेसाख्ता मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आए, जब अहमद मेरी ऐसी ही परवाह किया करता था और मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। मगर अब तो वो सब माजी हो गया था और अहमद बिल्कुल बदल के रह गया था। ये सब देखकर मेरा दिल गम से बोझल होने लगा और मैं वापस अपने कैबिन में आ गई और अहमद की सुबह की बातें और बहस याद करके फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं फूट फूट कर रो ही रही थी जब अचानक पूरे बैंक में शोर मच उठा कि बैंक के मैनेजर को दिल का दौरा पड़ गया है। ये खबर सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने मैनेजर को देखा था जो बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत अपना काम कर रहा था। लेकिन खबर सच्ची थी, तभी तो इतना शोर मच गया था और पूरा बैंक ही खाली होने लगा था। यकीनन सबको घर जाने का इंदिया दे दिया गया था। सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें समेटकर अपने घरों को रवाना होने लगे, जिसकी वजह से बैंक खाली होने लगा और हर तरफ सन्नाटा छाने लगा। अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ था, तभी मेरा शौहर अहमद मुझे लेने नहीं आया था। मैं वापस कुर्सी पर बैठ गई कि जब अहमद आए तो तभी जाऊंगी। मगर अभी मैं बैठी ही थी कि अचानक मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे पाँव कांपने लगे, क्योंकि वहाँ 50 साल आदमी खड़ा था जो मेरी ही तरफ देख रहा था, बल्कि देख कम और घूर ज़्यादा रहा था। बैंक में उस वक्त मैं अकेली थी। कुछ अमला मैनेजर को लेकर अस्पताल गया हुआ था, जबकि बाकी सब अपने घरों को रवाना हो चुके थे। ऐसे में उस 50 साल आदमी को देखकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि वो मुझे न जाने क्यों मगर अजीब सी नज़रों से मुसलसल घूरता जा रहा था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा खुद पर दुरुस्त किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उससे पूछा कि जी कहिए क्या काम है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कदम कदम चलता हुआ मेरी तरफ आने लगा, जिस पर मेरी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन वो मुसलसल मेरे करीब आता रहा और मेरी घबराहट बढ़ने लगी। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। शक्ल और हुलिये से वो पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन उसके तेवर कुछ अजीब से थे। देखिए, आपको जो भी मसला है दूर रहकर बताइए, दूर रहकर बात करें, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मैंने कपकपाते लहजे में उसे धमकी दी, मगर वो बिना डरे या घबराए मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। तो मैं पीछे होने के चक्कर में कुर्सी पर ठह गई। शौक से बुलवाओ सिक्योरिटी को, देखते हैं आती है या नहीं, उस 50 साल आदमी ने पुरस्कार लहजे में कहा। तो मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा, ये सोचकर कि अगर कोई नहीं आया तो। देखो, मैं अभी कुछ कहने ही लगी थी जब अचानक वो आदमी मेरी कुर्सी के हत्थों पर हाथ रखकर मुझ पर झुका और अपना हाथ मेरे गाल पर रखकर सहलाने लगा। खौफ व हरास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने पूछा था ना कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तुम चाहिए हो
उस आदमी ने अजीब से लहजे में कहा। तो मैंने सहम कर उसका हाथ झटकना चाहा, मगर तभी मेरी निगाह दरवाजे की तरफ उठी और उठी ही रह गई। सामने ही अहमद आंखों में बेयकीनी और गुस्सा लिए मुझे ही देख रहा था, जिसका साफ और वाज़ेह मतलब था कि वो इसका बेहद गलत मतलब लेकर मुझे गलत समझ चुका है। खौफ और डर से मेरा सर बेअख्तियार नफ़ी में हिला और मैं तेज़ी से उस आदमी को परे धकेलती उठी और अहमद की तरफ लपकी। और तुम कहती थी कि मैं बिला वजह शक करता हूँ। इस सब को देखकर मैं क्या कहूँ? क्या मैं बिला वजह शक करता हूँ? अहमद ने गुस्से से भड़क कर पूछा तो मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे नहीं मालूम कि आदमी कौन है। ये अचानक अंदर आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर अहमद शायद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जानती नहीं हो तो खाली बैंक में इसके साथ क्या कर रही हो? कोई भी यहाँ पर नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस आदमी के। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था और आज तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अहमद ने एक नज़र मुझे और एक जहर खुन नज़र उस आदमी पर डालकर जिताते अंदाज में कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। मैं भी उस आदमी पर चीखती चिल्लाती और कोसती हुई अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब भागी, जो मुसलसल मुस्कुराता जा रहा था। बाहर आने के बाद मैं तेजी से अहमद के साथ बाइक पर बैठी, जो बस जाने को ही था। उसने कुछ न कहा और घर की तरफ रवाना हुआ। सारा रास्ता मैं सफाइयाँ देती हुई आई थी कि जो उसने देखा वो झूठ था और नज़र का धोखा था। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, जैसे ये सच नहीं था जो आज अहमद ने देखा था। मैं अहमद को अपनी ज़ात पर यकीन दिलाने के लिए जो कुछ कह सकती थी कह रही थी, मगर उसने तो जैसे एक भी लफ्ज़ न बोलने की कसम खा रखी थी। वो मेरी किसी भी बात के जवाब में कुछ नहीं बोल रहा था, न ही गुस्सा कर रहा था। वो बिल्कुल चुप था और उसकी चुप मुझे डरा रही थी। उसका शक अब यकीन में बदल गया था और वो यकीनन मुझे गलत समझ रहा था। न जाने अब वो मेरे साथ क्या सलूक करता। जब उसे सिर्फ शक था तो वो मुझे ताने दे देकर बेहाल कर देता था, और अब तो उसने झूठा ही सही एक आदमी को मेरे यानी अपनी बीवी के बेहद करीब देखा था। घर पहुंचकर वो बाइक घर में खड़ी करके कमरे में जाकर बंद हो गया था और मैं बौखलाई बौखलाई सी इस मसले को हल करने के बारे में सोच रही थी। वो शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, जिनकी बाकीशुदा फीसें अदा करके उन्हें फिर से स्कूल भेजे जाने लगा था। अहमद का कमरे से ना निकलना और कोई बात ना करना मुझे डरा रहा था। मैंने बहुत बार दरवाज़ा खटखटाकर उसे कायल करना चाहा, मगर नतीजा सिफर ही रहा। बच्चे भी मुझे परेशान देखकर परेशान होने लगे थे, जिस पर मैं बेबसी से उन्हें संभालने लगी थी, क्योंकि वो भी ना समझ थे। मेरा मसला यह परेशानी नहीं समझ सकते थे। रात को बच्चों के सोने के बाद बिलाखिर अहमद कमरे से बाहर निकल आया था। वो खतरनाक हद तक संजीदा था और उसकी संजीदगी से मुझे डर लग रहा था। वो बेहद कम गुस्सा होता था, लेकिन जब होता था तो अगली पिछली सारी कसर निकाल देता था। वो सीधा मेरे मुंह के सामने आकर रुका और फिर बोला तो मैं भी साख्ता रोने लगी। उसने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता, कम से कम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद तो बिल्कुल नहीं। बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे तुम जैसी औरत के हवाले करके बिगाड़ना नहीं चाहता। अहमद की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊँ। मैंने एक बार फिर अहमद की मिन्नतें करते हुए उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अहमद पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ और वो सपाट अंदाज में मुझे देखता रहा। मैं जब बाहर न निकली तो उसने मुझे हाथ से पकड़कर खींचा और फिर बाहर आकर बाइक पर बिठाकर मेरे मायके ले आया और मुझे गेट पर उतार कर चला गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाप थे नहीं जिनके गले लगकर मैं आंसू बहा पाती, और भाइयों और भाभियों का रद्देमल न जाने क्या होता, ये जानकर कि इतनी कामयाब शादी टूटने के दर पे है। मैं रोते हुए अंदर आई तो मेरे भाई परेशान हो गए। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई तो वो भी सदमे में आ गए कि आखिर अहमद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था, वो भी तब जब वो मुझे अच्छे से जानता था। मेरी भाभियां इस सबको मेरी गलती करार दे रही थी कि मुझे ही एहतियात रखनी चाहिए थी। अगर मैं नौकरी कर ही रही थी तो इतना बन ठन कर जाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर बन ठन कर भी जा रही थी तो मोहतात रहना चाहिए था। वो दोनों अब शुरू हो चुकी थी और मुझ पर ताने कसती चली जा रही थी। मेरे भाई सर पकड़े बैठे सारी सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। वो रात तो वो मुश्किल कट गई, लेकिन अगले दिन मेरे भाई अहमद के घर जा पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने किसी की एक बात न सुनी, बल्कि मेरे भाइयों ने घर आकर मेरे सर पर बम फोड़ा कि अहमद मुझे तलाक देने के लिए अदालत में केस दायर कर रहा है। ये सुनकर मेरी तबीयत बेहद ख़राब हो गई और मैं बीमार पड़ गई। बैंक जाना मैंने छोड़ दिया था।
लेकिन जल्द ही भाइयों के जरिए पता चला कि अहमद को नौकरी मिल गई है, और वो भी उसी कंपनी में जिस कंपनी में गबन के इल्ज़ाम में उसे निकाला गया था। लेकिन उस पर से गबन का इल्ज़ाम हटाया जा चुका था कि ये सब एक गलतफहमी की बिना पर हुआ। ये सब सुनकर मेरा माथा ठनका कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था, और तभी क्यों जब उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ये सब मेरी समझ से बाहर था। अहमद और बच्चों की याद ने मुझे मजीद बीमार कर दिया। मैं अगले दिन दवाई लेने गई तो वहां मुझे वही 50 साल आदमी नजर आया जिसके साथ अहमद ने मुझे देखा था। मैं भड़कती हुई उसके करीब जा पहुंची और उससे नफरत से खुद को बर्बाद करने का मकसद पूछने लगी। उस वक्त उसका हुलिया उस दिन के हुलिये से अक्सर मुख्तलिफ था, और अब वो कुछ हद तक मिडिल क्लास लग रहा था, ना कि कोई वेल सेटल्ड इंसान। उसने शर्मिंदगी से मुझे देखा। वो उम्र में मुझसे 2 गुना बड़ा था, मेरे बाप जैसा, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मजबूर था मैं, इसीलिए वो सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस आदमी ने मुझे देखकर माफी मांगी तो मैं उसके बदले हुए रवैये पर उसे देखकर हैरान रह गई। कौन सी मजबूरी थी जिसके बलबूते पर एक लड़की का बसा बसाया घर उजाड़ दिया? मैंने शशदर होकर पूछा। वो मैं नहीं बता सकता, इतना कहकर वो जाने लगा। जब मैं तेजी से उसके सामने आई, वजह नहीं बता सकते, लेकिन अपनी बेटी की तरह की लड़की का घर जरूर तोड़ सकते हैं आप। अगर ये सब आपकी बेटी के साथ होता तो क्या करते आप? मैं बेबसी के मारे रोने लगी थी। मैं बुखार से निढाल हो रही थी, मेरा पूरा जिस्म कपकपा रहा था। मेरी बात सुनकर वो आदमी बेसाख्ता नफी में सर हिलाकर बोला, ऐसा मत कहो, ये मैंने अपनी बेटी की वजह से ही किया है। दरअसल मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मेरी किराने की छोटी सी दुकान है, जिससे मुझे इतनी ही कमाई हो पाती है कि अपने घर वालों के लिए 3 वक्त का खाना और ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर सकूं। कोई बेटा नहीं है जो मेरा सहारा बने। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी है। उसके ससुराल वाले रिश्ता होने से पहले जहेज देने से इनकार कर चुके थे, लेकिन जब सबको शादी की तारीख का पता चल गया है और शादी के दिन करीब आ गए तो लड़के वालों ने जहेज की डिमांड कर दी। वो लोग जहेज ना देने पर शादी तोड़ने की धमकियां देने लगे थे, और अगर मैं जहेज ना देता तो मेरी बेटियां सारी उम्र कमारी रह जाती और कोई उनका हाथ ना थामता। ये देखकर कि उनकी शादी ऐन वक्त पर टूट चुकी है, तभी मुझे वो आदमी मिला जिसने कहा कि अगर मैं उसका काम कर दूं तो वो मुझे इतने पैसे देगा कि मैं ना सिर्फ अपनी बेटियों को जहेज दे सकूंगा, बल्कि मेरे पास फिर भी कई लाख बच जाएंगे। और उसका काम ये था कि मैं तुम्हारे शौहर के सामने यूं जाहिर करूं जैसे हमारे दरमियान कुछ है। पहले मेरा ज़मीर नहीं माना कि मैं अपनी खुदगर्जी में किसी की बहन बेटी की जिंदगी क्यों खराब करूं, लेकिन फिर मजबूर हो गया। मैंने उस आदमी की शर्त मान ली और यूं उस वक्त तुम्हारे पास पहुंचा जब तुम्हारा शौहर आने वाला था। उसके औकाते कार मुझे उसी आदमी ने बताए थे, और फिर वही हुआ। तुम्हारा शौहर तुम पर शक करने लगा और मैं वहां से चुपचाप निकल आया। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं मजबूर था। एक बाप जब मजबूर होता है तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी वही किया। उस आदमी ने सारी बात बताई तो मेरा जहन साए साए करने लगा। मुझसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी जो किसी ने मेरे साथ ये सब किया? किसके कहने पर किया आपने ये सब? मैंने हैरत और परेशानी से पूछा। वकास इब्राहिम के कहने पर। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और शहर का सबसे मशहूर और अमीर बिजनेसमैन। उस आदमी ने बताया तो मैं मजीद उलझी कि मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। कुजा के ऐसे किसी शख्स से दुश्मनी होना जो वो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। मैं चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई और दवाई लेकर घर वापस आ गई। मैंने घर आकर नेट पर सर्च किया तो वकास इब्राहिम के ऑफिस का पता मुझे मिल गया। मैंने वो पता अपने पास महफूज किया और फिर अगले ही दिन बगैर किसी को बताए मैं उसके ऑफिस चली आई, जो बेहद शानदार था। मैंने उसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले परस में रखे रिकॉर्डर को ऑन कर लिया था ताकि हमारी जो भी बात हो वो महफूज हो सके। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही एक खूबसूरत और हसीन मर्द बैठा हुआ था जो तकरीबन 27 या 28 साल का था और मेरे लिए अजनबी ही था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन बहुत तेज हो, इतनी जल्दी सब पता लगा लिया। उसके मुस्कुराते लहजे पर मैंने धाड़ कर पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? मेरे सवाल पर उसके चेहरे पर गुस्से की झलकियां छलकने लगीं। वो बोला, तुम मेरे भाई की जान ले लो और मैं तुम्हें हंसी खुशी जिंदगी गुजारने दूं। उसने कहा तो मेरे कदम लड़खड़ाए। मैं हैरत से बड़बड़ाई। हाँ तुमने। मुस्तफ़ा इब्राहिम था मेरा भाई।
जिसकी मोहब्बत को ठुकराकर तुमने अहमद से शादी कर ली और उस सदमे में उसने अपनी जान अपने हाथों से ले ली। वो हम सबको गम में छोड़कर चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें खुश रहने देता? इसीलिए पहले अमर को नौकरी से निकलवा कर बेबस किया और फिर उसे तुम पर शक करने पर मजबूर किया, और यूं मेरा रास्ता क्लियर होता चला गया। जल्द ही वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम सारी जिंदगी खुशियों को तरसती रहोगी। वकास इब्राहिम ने कहा तो मुझे बेसाख्ता मुस्तफ़ा याद आया, जिसने यूनिवर्सिटी में मुझे प्रपोज किया था, लेकिन वो एक टांग से मासूर था और लड़खड़ा कर चलता था, और मैं एक लंगड़े शख्स से शादी नहीं कर सकती थी। मैं तब नौजवान थी और तब सपने भी ऊंचे ऊंचे थे। जोम में आकर मैंने उसे इनकार कर दिया था, लेकिन वो मेरे इनकार को दिल पर लगाकर अपनी ही जान लेकर इस दुनिया से चला जाएगा, ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। उसके फिर कभी यूनिवर्सिटी ना आने पर हमें लगा था कि वो मेरे इनकार की वजह से शर्मिंदा होकर पढ़ाई छोड़ गया है, और यूं मैं सब भूल भाल कर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। मगर आज मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गई थी। मेरी वजह से एक प्यारे शख्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर? इनकार इकरार का हक हर एक को है, और वही हक मैंने भी इस्तेमाल किया। मुझे इल्म होता तो मैं उसे समझाती। अब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अगर आज मुस्तफ़ा होता तो वो कभी मेरी ज़िंदगी बर्बाद न करता। अपने भाई के लिए ही सही मेरे शौहर के सामने सब कुछ क्लियर कर दो, ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तुम्हें तुम्हारे भाई का वास्ता। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा तो उसने 2 टोक इनकार कर दिया, जिस पर मैंने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने आंसू पोंछती हुई अहमद और अपने घर आ गई। वो ऑफिस में था जबकि बच्चे घर पर थे। मुझे देखकर वो बेहद खुश हो गए, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उनके साथ भरपूर वक्त गुजारा। अहमद आया तो मुझे देखकर गुस्से में आ गया, मगर मैंने उसे वो रिकॉर्डिंग सुना दी जो मैं वकास के ऑफिस से निकलते हुए सेव कर चुकी थी। सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अहमद दंग रह गया। मैंने उसे मुस्तफ़ा के बारे में बता दिया, जिस पर उसने सर पकड़ लिया कि एक ज़रा सी गलतफहमी और किसी की बातों में आकर वो अपना रिश्ता ख़राब करने चला था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने सुकून का सांस भरकर उसे माफ़ कर दिया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं नौकरी पहले ही छोड़ चुकी थी, तो अब अपने घर पर तवज्जो देने लगी। 1 हफ्ते बाद वकास इब्राहिम हमारे घर आया था, जिसने मुझसे और अहमद से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी इसलिए कि उसका मरहूम भाई मुस्तफ़ा ख्वाब में आकर उससे नाराज़गी का इजहार कर रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बज़ाहिर सब ठीक हो गया था और मेरी ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी, मगर ये पछतावा सारी उम्र मेरे साथ रहने वाला था कि मेरी वजह से एक इंसान ने अपनी जान ज़ाया कर दी, और इंसान भी वो जो बेहद अच्छा और प्यारे दिल का मालिक था। लेकिन जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था, और यही हकीकत थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।